हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है बेसिकली दैट इज बेस्ड ऑन क्लाइमेट। क्लाइमेट के ऊपर हमारी क्लास होने वाली है जिसमें हम सभी चीज़ें पढ़ेंगे। प्रेशर बेल्ट, इंसोलेशन, विंड, एयर सिस्टम, एंटी साइक्लोन, साइक्लोन, जितनी भी चीज़ें आती हैं ना क्लाइमेट के अंदर वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटमोसफेयर की। देखिए, एटमोसफेयर जो होता है ना हमारा, वो मिलके बना हुआ है गैस, वेपर, वेपर होता है वाटर वेपर टाइप, है ना, और डस्ट के पार्टिकल कुछ इसमें आके ऐड हो जाते हैं। एंड रिसीव इनकम इनकमिंग सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन गिविंग राइज टू क्लाइमेट। ये वर्ड आपको याद रखना है, दैट इज इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। देखिए, जो सन से जो ये देखिए ये इंसोलेशन, सन से जो ये रेज आ रही है ना, ये दैट इज बेसिकली इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, शॉर्ट में बोलते हैं इसको इंसोलेशन। तो अभी इसमें क्या होता है, देखो हमारी अर्थ टिल्टेड है, 23.5 डिग्री है, ये आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो अर्थ का एक्सिस ऐसे, ऐसा एक्सिस है। अगर टिल्ट नहीं होती तो ऐसे होती, तो उससे क्या होता, हर जगह पे इक्वल क्वांटिटी में हमें इंसुलेशन प्राप्त होना था। लेकिन टिल्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा इक्वेटर वाला रीजन है ना, वो थ्रू आउट द ईयर मैक्सिमम इंसुलेशन रिसीव करता है। लेकिन जैसे जैसे हम चलते हैं टूवर्ड्स पोल, तो चीज़ों की मतलब चीज़ों की क्या इंसुलेशन जो होता है ना, उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम होने लगती है। क्योंकि आप उसको ऐसे समझिए, एक टॉर्च आपने डायरेक्ट ऐसे मारी, वहाँ पे ज़्यादा लाइट होगी। लेकिन अगर आप उसका एंगल थोड़ा सा ऐसे फैलाव कर देंगे ना, तो सेम लाइट को ज़्यादा एरिया में फैलना पड़ेगा, तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी ना वो कम हो जाएगी। ये बेसिकली इंसुलेशन के बारे में था। अभी इसमें क्या है कि जो टोटल रेडिएशन आ रही है ना सर से, सॉरी सन से, टोटल रेडिएशन कमिंग टू अस 35% रीच टू एटमोसफेयर, उसमें से 35% जो है एटमोसफेयर में पहुंचती है, और ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है डस्ट, क्लाउड्स एंड एयर मोलिक्यूल्स। ये क्या होती है, डस्ट, क्लाउड्स एंड एयर मोलिक्यूल्स, इनको बोलते हैं एल्बिडो। एक वर्ड याद रखना आप, एल्बिडो बोलते हैं इसको। जो इंसोलेशन वापस जाती है ना रिफ्लेक्ट होके, उसको बोलते हैं एल्बिडो। उसमें क्या है, 14% इज एब्जॉर्ब बाई द वाटर वेपर, 14% वाटर वेपर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज, जो भी हमारे एटमोसफेयर में गैसेस हैं, वो सभी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। 51% रीच द अर्थ एंड वार्म द सरफेस, ये याद रखना है। 100% नहीं आ रही अर्थ की सरफेस तक, सिर्फ 51% तक ही सरफेस तक पहुंच पा रही है। इन टर्न द अर्थ वार्म द लेयर्स ऑफ एयर अबव इट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ कंडेंसन। देखिए, ये बात आपको याद रखनी है। ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा अर्थ की लेयर क्या हो रही है, हीट हो रही है, गर्म हो रही है। जो हमारा एटमोसफेयर क्रिएट हुआ है ना, उसके पीछे बेसिक फंडामेंटल कंडेंसन वाला ही अप्लाई होता है। कंडेंसन में बेसिकली क्या होता है, ये मान के चल रहे हैं हम, अर्थ है ना, ये अर्थ सरफेस है, ऐसे सनरेज आई, इसने क्या किया, इसको हीट किया, ठीक है, हीट हुई। हीट होने के बाद जो इसके पार्टिकल्स हैं ना, उन्होंने अपने आसपास वालों को हीट किया। ऐसे हीट करते करते क्या हुआ, जो वहाँ की एयर थी ना, वो कंपेयर टू अदर जो उसके आसपास की एयर थी उससे हल्की हुई। हल्की होने के बाद वो ऐसे ऊपर उठी, है ना, ऊपर उठी, तो उसकी जगह घेरने के लिए कौन आएगी, जो उससे थोड़ी ज़्यादा भारी एयर होगी ना, वो आएगी। सेम प्रोसेस उसके साथ भी होगा, वो भी फिर क्या होगा, कंडेंस हो गए, वो भी ऊपर उठेगी। तो सेम प्रोसेस चलता रहता है ये, है ना। और इसके भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो हम आगे पढ़ेंगे क्लास में। लैंड जल्दी गर्म होते हैं, क्या बोलते हैं, ओशन थोड़े लेट गर्म होते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो अर्थ पे एटमॉस्फेयर का क्रिएशन हुआ है ना, उसका बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो आप बोल सकते हैं ना, वो कंडेंसन प्रोसेस बोल सकते हो। क्योंकि इसी की वजह से हम क्या है, लेयर का क्रिएशन हो पाया है। लेयर का क्रिएशन इन द सेंस ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, जो लेयर बनी हुई है ना एटमॉस्फेयर की, वो इसकी वजह से ही बन पाई है। अगर ये प्रोसेस ना होता तो या तो इक्वल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होती सारी एनर्जी, या फिर जो हमारी अर्थ सरफेस है ना, सिर्फ वही गर्म होती, वो वाली सारी चीज़ें फिर तो मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि पूरा प्रोसेस भी बिगड़ा था, ना रेन होती, ना हवाएं चलती, बहुत सारी चीज़ें थी, है ना। तो कंडेंसन आपको याद रखना है। अभी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ से क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस कितने परसेंट अवेलेबल है। तो सबसे ज़्यादा है हमारी नाइट्रोजन, दैट इज सॉरी 78.03%। देन ऑक्सीजन 20.99, या आप बोल सकते हो 21%।
आर्गोन 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। देखिए ये चीज़ें तो होती हैं सबको रटी हुई, भाई ये तो सबको क्लियर है। अभी एग्जामिनर ने क्या स्टार्ट किया है, उसने क्वेश्चन यहाँ से पूछना स्टार्ट कर दिया। इनको कहाँ से रटोगे? तो आपको इनको तो करना ही है याद ऑब्वियसली, लेकिन इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। वैसे आप 3-4 बार लिख लोगे ना तो वैसे याद हो जाएंगी। और अगर आपको एक बार को इनका परसेंटेज भी याद नहीं हो रहा ना तो सिर्फ इनका सीक्वेंस याद कर लो। नहीं नहीं, ऐसे सीक्वेंस में लिख लो कि हायर टू लोअर हम चल रहे हैं, तो उस हिसाब से इनकी परसेंटेज भी बनी हुई है। क्लियर है बात? ये आपका काम है, आपको याद करना है। इंसुलेशन के बारे में हमने भी बात की। इंसुलेशन, व्हाट इज इंसुलेशन? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो सन से डायरेक्ट रेज आ रही है ना हमारे पास, वो इंसुलेशन के फॉर्मेट में आ रही है ना। और अर्थ के टिल्ट होने की वजह से उसका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कहीं पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, कहीं पे बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर है। क्लियर बात हुई? अभी हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए जो कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू हमने क्या किया था, जो अर्थ की लेयर के बनने की बात की थी ना, अभी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले जो है हमारी अर्थ के सबसे नज़दीक वाली जो है ना, दैट इज ट्रोपोस्फियर। अभी ना पहले मैप देखते हैं फिर पढ़ते हैं। देखो ये लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, ठीक है। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमारी ट्रोपोस्फियर, ये आपको याद करनी है ना, या तो अर्थ की सरफेस से लेकर ऊपर की तरफ को कर लो या ऊपर से नीचे को कर लो, लेकिन करनी हमेशा सीक्वेंस में ही है। तो कुछ चीज़ों को याद करने का ना सीक्वेंस में करने का ही फायदा है। अपने अगर ऐसे ही कर ली ठीक है, आपको नाम तो पता है सारे कि कौन सी है क्या नाम है, लेकिन अगर उनका सीक्वेंस नहीं पता ना तो वो किसी काम नहीं आएगी आपके, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे बेसिकली वो सीक्वेंस पे आएंगे, आपको पता होना ना होना इक्वल हो जाएगा ना। तो चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में ही रिमेंबर करने की कोशिश करना है। सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। अभी ना एक और चीज़ है, देखिए ये जो है ना, ये वाली लेयर जो है, जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है, वहाँ पे आपको कुछ नहीं लगाना। जो नीचे वाली लेयर है ना, उससे नीचे वाली, जैसे ट्रोपोस्फेयर है तो उसको बोल दो ट्रोपोपोज। ट्रोपो, इसको ट्रोपोपोज बोल दो, ट्रोपोपीएस, ठीक है। ये वाली कौन सी होगी? स्ट्रेटोस्पोज होगी, ये मीसोपोज होगी, ये थर्मोस्पोज या इसके बाद वाली एक्सोस्फीयर। जो इनके बीच की लेयर को अलग कर रही है ना, यानी कि जो इनकी, जैसे हमने उसमें पढ़ी थी ना अर्थ क्रस्ट में, जो उनकी लेयर को अलग कर रही थी, वहाँ पे एक नाम था, सेम इनमें यहाँ पे नाम है, बस पोज लगा देना है सेम उसके नीचे वाली लेयर के रिगार्डिंग, ठीक है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है कि कौन सी एक्टिविटी कौन सी लेयर में जाके हम कर रहे हैं, ठीक है। और ये टेम्परेचर बार बना हुआ है, ये भी देखना। अभी सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर की, अप टू 8 किलोमीटर एट पोल्स एंड 18 किलोमीटर एट इक्वेटर। देखिए इसका क्या मतलब है, हेमिस्फेयर टाइप में बनी हुई है, क्योंकि अर्थ गोल है ना, तो अगर हम उसके ऊपर कुछ रखेंगे तो इस तरीके से बनेगी ना कुछ। अभी जैसे आप मान के चलिए, एक अपने क्या लिया, एक बाउल लिया आपने कांच की, उसको ऐसे टेबल पे उल्टा कर दिया, उसको मान के चल रहे हैं हम कि ये हमारी एटमोस्फेयर की लेयर्स है, ठीक है। तो जो सबसे छोटे वाली बॉल रखी है ना हमने, उसको मान रहे हैं कि हम ये ट्रोपोस्फेयर है। तो जो उसके यहाँ पे इक्वेटर से लेकर और जो उसके पोल पे डिफरेंस है, क्या वो सेम है? सेम नहीं है ना, इक्वेटर पे ज़्यादा है ना, क्योंकि ये एक हेमिस्फेयर की सीक्वेंस में बन रही है। तो जो हेमिस्फेयर पे इनके बीच का डिफरेंस है ना, सॉरी इक्वेटर पे जो है वो 18 किलोमीटर है, और जो पोल पे है ना वहाँ से कम होता जा रहा है उनके बीच का डिफरेंस, तो पोल पे पहुंच जा रहा है, क्या हो जा रहा है, 8 किलोमीटर। क्लियर हुई बात? एवरी 165 मीटर देयर इज अ ड्रॉप ऑफ 1 डिग्री। अब इसमें क्या है, देखिए टेम्परेचर, अभी हमने एक बात की थी प्रोसेस के बारे में, कंडेंसन, उसमें क्या हो रहा है, अर्थ की लेयर को हीट कर रही है इंसुलेशन, ठीक है, हीट कर रही है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि जो टेम्परेचर यहाँ पे वही टेम्परेचर यहाँ पे हो सकता है ना, उसका तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ये लेयर ऊपर जाएगी एयर की, वो दोबारा से ठंडी हो जाएगी, है ना, दोबारा ठंडी होगी तो फिर दोबारा नीचे बैठेगी, तो एक प्रोसेस चलता रहता है। तो जो अर्थ के नज़दीक है वो प्रोसेस सबसे ज़्यादा तेज होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना तो हवाएं शांत होने लगती हैं, शांत इन द सेंस सॉरी, एक निश्चित स्पीड के अनुसार वो ऐसे फ्लो करने लगती है ना, एक कॉम एरिया बन जाता है, यानी कि एक शांत जोन बन जाता है, उसमें आराम से, नॉट नो टर्बुलेंस, नो बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो कुछ नहीं है, बस आप आराम से वहाँ पे फ्लाई करते हो। तो उसी वजह से क्या होता है, ये देखो कहाँ पे प्लेन कहाँ पे उड़ रहे हैं हमारे, यहाँ पे 10 किलोमीटर के ऊपर, 20 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे हमारे प्लेन्स उड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक
कॉम एरिया बन चुका है जहाँ पे हवाएं बिल्कुल शांत गति से बह रही है। ये बात क्लियर हुई। तो वो प्रोसेस कैसे शुरू होता है, एवरी 165 मीटर देयर इज अ ड्रॉप ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे आप अर्थ की लेयर से 165 मीटर ऊपर गए ना, 165, ठीक है, 165 मीटर आप ऊपर गए तो जैसे मान के चल रहे यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, यहाँ पे 19 हो जाएगा। ऐसे हर 165 मीटर के अंतराल पे आपको 1 डिग्री के टेम्परेचर में ड्रॉप देखने को मिलेगा। ड्रॉप मीन्स वो कम होता चला जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, दिट इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, क्लियर हुई बात। उसके बाद हम बात करते हैं उसके अगले वाली लेयर की, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। अप टू 50 किलोमीटर, ये 18 किलोमीटर तक दी। उसके बाद अगले 50 किलोमीटर तक ये वाली लेयर है। देखो ये यहाँ से ये 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर है। यहीं पे क्या हो रहा है, ये सारी एक्टिविटी यहीं पे हो रही है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज विद द हाइट, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर का उल्टा सिस्टम बैठ रहा है भाई। देखो वो मैक्सिमम कितने किलोमीटर तक आ रहा था, 18 किलोमीटर तक कम होता हुआ आ रहा था। लेकिन 18 किलोमीटर के बाद क्या होगा, डायरेक्ट सन की रेज जो आ रही है ना, वो क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा कि टेम्परेचर, क्योंकि जो कंडेंसन वाला प्रोसेस था ना, अर्थ से अब आप इतनी दूर आ चुके हो कि कंडेंसन वाला प्रोसेस ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। तो वहाँ पे सन की जो डायरेक्ट रेज है ना, यानी कि अब आप ऐसे समझ के चलिए, आप किसी एनर्जी के सोर्स की साइड को चलते जा रहे हो ना, एनर्जी के सोर्स की तरफ को बढ़ रहे हो, तो आपको उतनी ज़्यादा हीट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी ना। लेकिन अब आप उससे एक निश्चित दूरी पर थे तो आपको कम थी, लेकिन जो ये जो आपको अर्थ सरफेस पे जो हीट मिल रही थी ना, वो एक कंडेंसन प्रोसेस है उसके थ्रू मिल रही थी। लेकिन अब आप उस प्रोसेस से बहुत दूर हो चुके हो, है ना, उस प्रोसेस का आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो अब आपके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है इंसोलेशन का, दैट इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती चल जाएगी ना, उसकी टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती चल जाएगी हाइट के साथ, ठीक है। दिस फिनोमेना इज नोन एज टेम्परेचर इन्वर्जन, इसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्स हो रहा है ना, वहां पे क्या हो रहा था, डाउन हो रहा था, यहाँ पे हाई हो रहा है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट हियर, ओजोन लेयर हमारी इसी उसमें प्रेजेंट है, ट्रोपोस्फेयर में। दिस लेयर इज फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स। हमने शुरू में बात की थी ना कि एटमॉस्फेयर जो बना है वो कैसे बना है, वाटर वेपर, गैस, डस्ट पार्टिकल, सभी चीजें मिक्स है ना। एंड ऑल्सो फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ट्रिब्यूलेंस। एटमॉस्फेरिक ट्रिब्यूलेंस जैसे हमने अभी विंड वाला सिस्टम के बारे में बात की थी कि हायर टू लो, है ना, हवाएं ठंडी हो रही हैं फिर गर्म हो रही हैं, तो इस तरह से उनका एक मूवमेंट चलता रहता है। लेकिन इस लेयर पे आके क्या हो रहा है, वो एकदम से काम हो गई, ठीक है। सो आइडियल लेयर फॉर फ्लाइंग ऑफ जेट एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट आप बड़े आराम से उड़ाओ, क्योंकि ना ट्रिब्यूलेंस है, ना फालतू की कोई चीज़ है, ना डस्ट है, एकदम क्लियर है सब कुछ, तो आराम से उड़ाओ। क्लियर हुआ। स्ट्रेटोस्फेयर अप टू 50 किलोमीटर। देखो ये ना 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है ना, लेकिन यहाँ पे फिर से बढ़ना स्टार्ट होगा। स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके बाद बात करते हैं मीजोस्फेयर की। इट इज कंसिडर द कोल्डेस्ट लेयर, ये सबसे ठंडी लेयर मानी जाती है, ये याद रखना आपको। मीजोस्फेयर, द अपर लिमिट ऑफ द मीजोस्फेयर इज मार्क्ड बाय द मीजोपोज। ये याद रखना आपको, ये पोज लगा देना है बस सबके नाम के बाद में, है ना, ट्रोपोपोज, उनके बीच की जो लेयर है ना, उसको वो बॉर्डर बना देती है उनका, ठीक है। मेटेरोइड बर्न इन दिस लेयर, देखिए क्या है कि ये सबसे ज़्यादा ठंडी है ना, ठीक है। टेम्परेचर इन्वर्जन लगेगा भाई, उसके नीचे वाली गर्म थी तो ये ठंडी होगी, है ना। मीजोस्फेयर, ये देख रहे हो आप, मीटेरोइड्स ये आ रहे हैं, ये बिल्कुल गर्म उससे आ रहे हैं, लेकिन जैसे ये इन्वायरमेंट में एंटर होते हैं ना, तो एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस की वजह से एकदम से इनमें आग लग जाती है, और ये यहीं पे बन के इनका राख हो जाते हैं जो भी कुछ है। मीजोस्फेयर क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं आइनोस्फेयर। इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन्स दैट रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन कर पाते हैं। रेडियो कम्युनिकेशन इन द सेंस जितने भी हम टीवी सिग्नल्स हैं, बहुत सारी चीजें ना, देखो थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ठीक है, आइनोस्फेयर के नीचे है मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इस कंटेन इलेक्ट्रिकली चार्ज, आइनोस्फेयर में ही जो है हमारे रेडियो वेव वाले जो फ्रीक्वेंसी होती है वहीं से रिफ्लेक्ट होकर आती है वो। उसके बाद आता है हमारा थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर, इन दिस लेयर द टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, इसमें टेम्परेचर फिर से इंक्रीज हो रहा है। कौन सा थर्मोस्फेयर, ये देखो ये कितना इंक्रीज हो रहा है ना, -85 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक जा लिया, 1500 से टू 2000 डिग्री सेल्सियस तक।
क्लियर है बात, थर्मोस्फेयर के बारे में क्लियर है। अब बात करते हैं एक्सोस्फेयर एंड मैग्नेटोस्फेयर। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज एक्सोस्फेयर, ये अर्थ का आउटर मोस्ट पार्ट है एक्सोस्फेयर, है ना। इसके बाद जो है हमारा अर्थ का जो हमारा एटमॉस्फेयर बना है ना, वो जो हमने बॉल रखी थी ना उल्टी, यानी कि उसकी जो अपर लिमिट है ना, वो क्या है हमारी एक्सोस्फेयर है। उसके बाद डायरेक्ट इन्वायरमेंट या वैसे वाला सौरमंडल वाला सिस्टम शुरू हो जाता है। क्लियर बात हुई। तो ये सैटेलाइट जो है हमारी बिल्कुल आउटर लेयर पे ही छोड़ी जाती है, जो उनके आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। क्लियर हुई, एटमॉस्फेयर के बारे में सब क्लियर हुआ। सॉरी, जितनी भी लेयर थी हमने उनके बारे में बात की। अभी हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। एक सेकेंड ना, अभी जैसे इंसुलेशन के बारे में तो हमने बात कर ली कि भाई आ रहा है वो, लेकिन कुछ फैक्टर हैं जो उन्हें अफेक्ट कर रहे हैं। लाइक जैसे कि सबसे पहले है इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हो रहा है। जैसे और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो उन्हें अफेक्ट कर रहे हैं कि भाई हर जगह पे इक्वल टेम्परेचर क्यों नहीं है। उसके जो कुछ मेन फैक्टर हैं, दैट इज इंसोलेशन, लैटिट्यूड, नेचर ऑफ सरफेस, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, एयर मास एंड विंड्स, ओशन करंट। ये 6 to 7 फैक्टर्स मेन है जो उस पर वर्क करते हैं। जैसे इंसुलेशन, देखिए इंसुलेशन बेसिकली क्या होता है, हाउ डज द एंगल ऑफ द सन अफेक्ट हाइट। देखिए ये देखो क्या है, ये डायरेक्ट एंगल बना हुआ है ना, एक जगह पे 90 डिग्री पे है बिल्कुल। तो क्या हो रहा है कि और सेम एनर्जी, अभी हम ना इसको ऐसे समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, मान के चल रहे हैं आपके पास 10 लीटर वाटर है, 10 लीटर पानी है आपके पास, और एक और दो आपके पास ये बकेट ए है और ये बकेट बी है, ठीक है। इसका जो सरफेस एरिया है ना, उसको मान के चल रहे हैं 10 मीटर स्क्वायर, है ना। जो दूसरे वाली है उसका है 100 मीटर स्क्वायर। ठीक बात हुई। आपके पास वाटर बिल्कुल फिक्स क्वांटिटी में है 10 लीटर, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया, इस बकेट में डाला और इस बकेट में भी डाला। तो आप एक बात बताओ, ज़्यादा फोर्स किस पे अप्लाई होगा, इस पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा ना 10 लीटर पे, क्योंकि इसको कम जगह में ज़्यादा क्वांटिटी को भरना है, और बकेट बी को क्या है, ज़्यादा जगह में भी उतनी क्वांटिटी को भरना है। तो इंसुलेशन का मेन मकसद यही होता है। देखिए 90 डिग्री से पड़ रही है तो डायरेक्ट इंसुलेशन यहीं पे प्राप्त हुआ, इसने इसको जला दिया, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी छोटी जगह पे प्राप्त हुई। सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे करेंगे, उतनी ही एनर्जी को क्या हुआ, हमने ऐसे फैला दिया दूर दूर तक, है ना। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताऊँ, बचपन में ऐसे करते थे ना, एक लेंस लिया, उसको ऐसे सन की लाइट में रखा, तो वो क्या करता था, जितनी भी उसके ऊपर लाइट पड़ रही है ना सन की, उसको एक जगह पे फोकस कर देता था, और वो हर चीज़ को जला देता था कुछ टाइम बाद, 1 या 2 मिनट के बाद, है ना। जैसे चाहे वो कोई कागज हो, बुक हो, पेंसिल हो, है ना, कोई लकड़ी हो, तो उसको जला देता था। तो वो क्या करता था, जितना ये इसके सरफेस पे जितनी भी वो पड़ रही थी ना सनरेज, वो उन सबको एक जगह पे फोकस कर देता था, तो यहाँ पे फोकस कर देता था। क्लियर बात है। अगर हम इसको बिल्कुल उल्टा कर देंगे तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, और अगर ये वाली की बात करेंगे तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा इक्वेटर वाला रीजन है ना, वो मैक्सिमम टेम्परेचर रिसीव करता है, लेकिन जैसे जैसे हम पोल की तरफ को जाते हैं ना, तो एंगल होने की वजह से 23.5 डिग्री एंगल होने की वजह से क्या होता है, अर्थ टिल्टेड है ना, तो एंगल थोड़ा बढ़ने लगता है। बात क्लियर हुई। तो इसकी वजह से जो सेम एनर्जी एक पर्टिकुलर जगह पे प्राप्त ना होकर थोड़े ज़्यादा एरिया में प्राप्त होने लगे, यानी कि वो बढ़ जाती है, सीधी सी बात ये है। क्लियर हुई बात, इंसुलेशन कैसे इफेक्ट डालता है। देन लैटिट्यूड एंड टेम्परेचर, देखिए ये भी सेम वही फंक्शन वाला बात कर रहे हैं, ये ना लैटिट्यूड, व्हेन द सन शाइन वर्टिकली द हीट इज मोर इंटेंस। देखो ये वर्टिकली है ना, तो ज़्यादा इंटेंस होगी, इतनी जगह में डाल रहा है बस, बिकॉज इट हैज़ टू वार्म अ स्मॉल सरफेस, छोटी सरफेस मिली ना उसको। व्हेन द सन शाइन्स डायगनली, ऐसे द हीट इज लेस इंटेंस, क्योंकि जो बिगर सरफेस पे डाइवर्ट होगी ना, देखो ये इतनी जगह पे हो रही है और यहाँ पे इतनी, सेम चीज यहाँ पे। क्लियर हुई बात। डायगनली हाई लैटिट्यूड एक, ये डायगनली हाई लैटिट्यूड है पोल पे, और ये वर्टिकली लो लैटिट्यूड जो कि इक्वेटर पे, इक्वेटर पे इन द सेंस 23.5, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन पे ही सारी है ना, 23.5 नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल रीजन के अंदर आते हैं सारे। क्लियर हुई बात, लैटिट्यूड और कैसे टेम्परेचर पे इफेक्ट डालता है। अभी हम बात करते हैं
जो सी से डिस्टेंस होता है हमारा उसके बारे में देखिए। इसमें क्या होता है, ये इंसुलेशन है, ये भी इंसुलेशन है, ठीक है। लेकिन जब ये लैंड पे पड़ेगी तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा। लेस इवेपोरेशन लोअर लेटेंट हीट, इसकी लेटेंट हीट जो है बहुत कम है। लेटेंट हीट इन द सेंस जो ये एब्जॉर्व करके बहुत देर तक हीट को होल्ड नहीं कर पाता है ना। तो ये क्या करता है, बहुत जल्दी गर्म होगा और हवा यहाँ से जल्दी उठने लगेगी। लेकिन जो हमारा ओशियन है ना, उसके पास क्या है, हाई लेटेंट हीट है ना। ग्रेटर इवेपोरेशन, हाई लेटेंट हीट, यहाँ से इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। वाटर हैज़ ए हायर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। सरफेस इज ट्रांसपेरेंट है, सरफेस ट्रांसपेरेंट है तो क्या होगा, जो इंसुलेशन है ना उसको थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है ना, तो जहाँ तक वो जा पाएंगी वहाँ तक जाएंगी। लेकिन लैंड पे क्या है, लैंड पे ऐसा कुछ नहीं, वो डायरेक्ट आएंगी, उसको हीट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कॉन्टिनेंटल टेम्परेचर कंडेंस मोर एक्सट्रीम लैंड वार्म एंड कूल रैपिडली। देखिए ये क्या होता है, ये बहुत जल्दी तो गर्म होगा और बहुत जल्दी ही ठंडा होगा। सेम इसका एग्जांपल अगर आप मान लें डेजर्ट में, रेगिस्तान वाले एरिया में ना, वहाँ पे क्या होगा, दिन में तो आपको क्या होगा, बहुत बुरी तरीके से 45 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही क्या होगा, रात होगी, जितनी ज़्यादा गर्मी थी ना दिन में, रात में उतनी ही ज़्यादा सर्दी होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो जो दिन में जो उसने इंसुलेशन रिसीव किया ना, उसने उसको होल्ड करके नहीं रखा, तो तुरंत रिमूव कर दिया जितनी जल्दी कर सकते थे, है ना। लेकिन ओशियन के साथ इसका बिल्कुल उल्टा है, उसके पास क्या है, हायर स्पेसिफिक हीट है, उसको होल्ड करके रखा है उसने। जैसे शाम हुई, रात स्टार्ट हुई, तो क्या हुआ, धीरे धीरे अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, है ना। लैंड की तरह ऐसा कि नहीं है कि एकदम से ठंडा हुआ और एकदम से गर्म हुआ। क्लियर हो रही है बात। लैंड और ओशियन से डिस्टेंस होने पे किस तरह से इफेक्ट डालता है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पे। अभी बात करते हैं एल्टीट्यूड की। देखिए सेम इसको आप कंडेंसन वाला फॉर्मूला लगा दो उस पर। क्या है कि देखो 0 मीटर 30 डिग्री सेल्सियस है ना, क्योंकि इंसुलेशन ऐसे आ रही है, यहाँ पे भी इंसुलेशन ऐसे आ रही है, तो क्या होगा, कंडेंस होगी, चीज़ें गर्म होंगी, आसपास के एरिया को गर्म करेंगी तो टेम्परेचर राइज होगा, बढ़ेगा। लेकिन क्या हुआ, आप ऊपर गए, 1000 मीटर चले गए, है ना। हमने बात की थी ट्रोपोस्फेयर पे 165 मीटर पे 1 डिग्री का लॉस हो रहा है, तो अब आप बताओ 1000 मीटर पे, तो क्या वहाँ पे भी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कंडेंसन वाला प्रोसेस है ना, वही हवाएं हल्की हुई ऊपर उठ के चली गई। लेकिन ऊपर उठने के बाद क्या हुआ, वो अपनी जो हीट थी ना उसको खो देंगी धीरे धीरे, फिर से ठंडी हुई, ठंडी होकर फिर से भारी होंगी, फिर से नीचे आएंगी। तब तक जो इनसे पहले वाली रो थी उसमें क्या हुआ, वो गर्म होकर वापस आ चुकी होंगी। तो इस तरह से एक सर्किल बन जाता है, हवाएं ऐसे मूवमेंट करती रहती है। क्लियर है बात। ये होता है टेम्परेचर एंड एल्टीट्यूड। तो अब आप देखो यहाँ पे पहाड़ों पे पहाड़ क्यों ठंडे होते हैं, क्योंकि कंडेंसन वाला प्रोसेस वहाँ पे बहुत कम अप्लाई होता है, सरफेस पे डायरेक्ट हीट नहीं पड़ती ना। तो अर्थ सरफेस पे डायरेक्ट हीट पड़ रही है तो वो वहाँ ज़्यादा प्रेशर होगा और वहाँ पे ज़्यादा जल्दी गर्म होगा। जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर लो होता चला जाएगा। क्लियर हुई बात। अभी द नेक्स्ट इज एयर कूल्स ऑफ। देखो ये बिल्कुल सिंपल सा। अभी क्या हुआ देखो, हॉट एयर राइज यहाँ पे हुआ, इंसुलेशन आया, इसने लैंड को गर्म किया तो हवा गर्म होके ऊपर उठी, ठीक है। ऊपर उठी, ऐसे उठी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि एयर फिर से ठंडी हो गई, तो उसमें फिर से वजन हुआ, फिर से ठंडी हो गई, फिर से नीचे जाएगी। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो क्लियर हुई ये बात। अभी हम बात करने वाले हैं प्रेशर बेल्ट्स की। देखिए अभी आपको ना एक आइडिया मिल चुका होगा कि प्रेशर वाला सिस्टम या जो टेम्परेचर वाला जोन है वो कैसे वर्क करता है। इंसुलेशन के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात की। अभी ये हमारी टोटल अर्थ है, ठीक है। अर्थ पे क्या हो रहा है, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन है, यानी कि ये 0 डिग्री, जो कि 0 डिग्री है ना हमारा ये 0 डिग्री वाला जो जोन है ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। लो प्रेशर जोन इन द सेंस यहाँ पे मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम इंसुलेशन रिसीव होता रहता है पूरे साल। भाई अर्थ टिल्टेड है तो टिल्टेड होने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, पोलर रीजन पे, है ना। 6 महीने अंधेरा रह रहा है, 6 महीने यहाँ पे, 6 महीने डार्क रह रहा है, 6 महीने लाइट रह रही है, ऐसे पड़ रहा है ना फर्क। लेकिन जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर जो हमारा इक्वेटर है ना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इतना खास, क्योंकि उसको तो भाई डायरेक्ट सन की रे यहीं पे है ना। यहाँ पे तो बिल्कुल डायरेक्ट एंगल मिलना ही मिलना है। जो टिल्टेड होने की वजह से जो स्कैटर हुई ना चीज़ें, वो इधर हुई है और इधर हुई है, तो इनका तो क्या ही फायदा या क्या ही नुकसान, इनकी तो कंडीशन जैसी होनी थी वैसी ही है। क्लियर है। अभी एक चीज देखनी है आपको, डोल्ड्रम, एक वर्ड होता है डोल्ड्रम। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट द कन्वर्जन जोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, डोल्ड्रम।
ट्रॉपिकल, वेस्टर्ली, सब ट्रॉपिकल, हाई प्रेशर। देखिए क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, हवा ठंडी हुई और हवा यहाँ से उठ के इधर को चलना स्टार्ट कर देंगी, ऊपर उठना स्टार्ट कर देंगी, है ना। देखो ये यहाँ से देखो, ये हवाएं ऊपर उठी, यहाँ पे देखो ये गर्म हवाएं हैं, ये ऊपर उठी, ऊपर जाके ठंडी हुई, फिर वहाँ पे नीचे गिरी 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे जाके फिर से मिली। तो यहाँ पे ना सेल्स का निर्माण करते हैं, वो सेल्स आगे पढ़ेंगे कहाँ पे, आगे हैं वो हार्डल सेल, फेरल सेल, उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ एक जर्नल आइडिया ले लो कि कैसे वर्क करता है, व्हाट इज पोलर स्टर्लीज, व्हाट इज पोलर या सब ट्रॉपिकल, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। क्या देखो, जहाँ पे भी टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे प्रेशर लो होगा, ये बात आप याद रखो। टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो, जहाँ पे टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई, लो प्रेशर है तो यहाँ पे इनके मुकाबले, दूसरी जगह के मुकाबले थोड़ा सा हाई प्रेशर होगा, लो प्रेशर तो हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। जो डोल्ड्रम है हमारे, ये होता है बेसिकली ये वाला डोल्ड्रम जोन, ये ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन, इट लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ जियोग्राफिकल इक्वेटर इन अ जोन एक्सटेंडिंग बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये जो बीच वाली, बिल्कुल बीच वाली जो आप लाइन देख पा रहे हैं ना, ये है डोल्ड्रम, को बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, और साथ में डोल्ड्रम भी बोलते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमेशा यहीं पे होता है, ये शिफ्ट होता रहता है, थोड़ा थोड़ा कभी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा कभी नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ की पोजीशन चेंज होगी ना सन के कंपैरिजन, ये अपनी पोजीशन भी चेंज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे एंगल चेंज होगा, भाई जो इंसुलेशन आ रहा है वो यहाँ की बजाय यहाँ पे डालने लगेगा, तो ये वाला एरिया यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जब अर्थ की पोजीशन दूसरी होगी तो ये थोड़ा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। क्लियर हुई बात। वेस्टर्लीज हैव देयर ओरिजिन इन द सब ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल हाई से निकलती है, देखिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है, यहाँ से निकलती है वेस्टर्ली, जो वेस्ट की तरफ को चलती है। क्लियर है। अभी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, देखिए अभी जो हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा टोटली टेम्परेचर के बारे में, अभी हम बात करेंगे एयर के बारे में, एयर सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेट कैसे करती है, क्या चीजें होती हैं वो सब। ठीक है, इसमें ना आपको दो टर्म याद रखनी है, दैट इज आइसोथर्म एंड आइसोबार। आइसोथर्म क्या होती है, जो इक्वल टेम्परेचर वाले जोन होंगे उन्हें बोलेंगे आइसोथर्म, और जो इक्वल प्रेशर वाले होंगे उन्हें बोलेंगे आइसोबार। ठीक है, नियर द इक्वेटर द सी लेवल प्रेशर इज लो। देखिए प्रेशर लो कैसे होगा, एंड द एरिया इज नोन एज इक्वेटोरियल लो। इक्वेटर पे भाई टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है ना, तो क्या होगा, हवाएं ठंडी हो गए, सॉरी गर्म हो गए, ऊपर उठते चल जाएंगी हल्की। तो अर्थ के सेंस में लो बात को आपकी, अर्थ पे प्रेशर ज़्यादा कब होगा, जब इस पे हवाएं ऐसे ऐसे आएंगी, जब भी तो ज़्यादा प्रेशर होगा, या जब इस पे हवाएं ऐसे जाएंगी तब प्रेशर तो लो होगा ना, क्योंकि विंड ऊपर को जा रही है अर्थ से, लेकिन अर्थ की तरफ को आ रही है तो हाई प्रेशर होगा, और अर्थ से ऊपर की तरफ जा रही है तो लो प्रेशर होगा। तो इक्वेटर पे लो प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन मैक्सिमम रिसीव हो रहा है, और वो क्या कर रहा है, कंडेंसन के थ्रू अर्थ की सरफेस को हीट कर रहा है, और हीट कर रहा है तो टेम्परेचर कम होने की वजह से हवाएं हल्की होकर ऊपर उठ रही है। क्लियर हुई बात। अलोंग 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ आर फाउंड द हाई प्रेशर एरिया। देखो कहाँ है, 30 डिग्री नॉर्थ, ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। हाई प्रेशर एरिया क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन कम प्राप्त हो रहा है, तो क्या होगा, हवा का प्रेशर ज्यादा होगा यहाँ पे। ठीक है, पोलवर्ड अलोंग 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ आर द लो प्रेशर बेल्ट आर टर्म एज द सब पोलर लो। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने एटमॉस्फेयर के लेयर के बारे में बात की ना, टेम्परेचर एक बार ज्यादा होगा, एक बार कम होगा, एक बार ज्यादा होगा, एक बार कम होगा, सेम चीज हमारी प्रेशर बेल्ट के साथ अप्लाई होती है। बीच में लो है, देखो लो प्रेशर जोन, फिर क्या है हाई प्रेशर जोन, फिर से क्या है लो प्रेशर जोन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे लो प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन, फिर से लो प्रेशर जोन। ये बात क्लियर हुई। नियर द पोल द प्रेशर इज हाई, पोल पे प्रेशर हाई होता है, हाई, एंड इट इज नोन एज अ पोलर हाई। पोल पे हाई क्यों होगा, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत कम है, टेम्परेचर कम है तो प्रेशर हाई होगा, जहाँ पे टेम्परेचर हाई है वहां पे प्रेशर लो होगा। क्लियर है ना बात। अभी कुछ ऐसे फोर्स हैं जो विंड की वेलोसिटी और डायरेक्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है, द प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग वेयर द आइसोबार्स आर क्लोज टू ईच अदर एंड इज वीक वेयर द आइसोबार आर अपार्ट। देखिए जो हमने अभी बात की थी ना आइसोबार के बारे में, कहाँ पे आइसोबार, प्रेशर वाला आइसोबार, इक्वल प्रेशर वाला जोन। अभी जैसे दो प्रेशर जोन है, एक प्रेशर जोन ये, एक प्रेशर जोन ये, जब प्रेशर जोन ये आइसोबार 1 या आइसोबार 2,
जब ये दोनों क्लोज होंगे ना तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे आप यहाँ यहाँ देखो, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स विंड ब्लो फ्रॉम हाई टू लो, हाई टू लो चलती है विंड ब्लो, ठीक है। ये आप देखो, ये हाई प्रेशर जोन है, ये लो प्रेशर जोन। तो अगर ये होंगे नज़दीक तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हाई होगा और वो विंड की वेलोसिटी को और डायरेक्शन को अफेक्ट करेगा, क्योंकि वो उनको फोर्स करेगा कि हायर टू लो शिफ्ट हो जाओ। क्लियर की बात? ये तो हुआ हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। दूसरा है हमारा कोरियोलिस फोर्स। दी रोटेशन, कोरियोलिस फोर्स वाला हमने पहली क्लास में बात की थी। दी रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। इट डिफ्लेक्ट द विंड टू द राइट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे अगर आपने ये बात पकड़ ली ना तो इससे आपको ओशन करंट जितने भी ना सारे इजीली समझ में आ जाएंगे। राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड टू द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ना, साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगी। इट इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड इट एब्सेंट एट इक्वेटर। ये बात आपको याद रखने वाली है। इक्वेटर पे ये फोर्स जो है एब्सेंट होता है, कोरियोलिस फोर्स, है ना। वहाँ पे देखो ये रखे कोरियोलिस फोर्स हमारा भाई, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ में हमने क्या कही थी कि ये राइट साइड को डिफ्लेक्ट होगी। देखो राइट साइड को डिफ्लेक्ट होती है जब आप इस तरफ को फेस करके खड़े हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरफ को फेस करके खड़े हो तो क्या होगा, विंड इधर को डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अभी सेम चीज आप यहाँ पे देखो, देखो आप इस साइड को फेस करके खड़े हो तो क्या हुआ, विंड इधर को डिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन अगर आप उस साइड फेस करके खड़े हो तो भी आपके राइट में इस साइड को, आपके राइट साइड को डिफ्लेक्ट हो रही है ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट। क्लियर है बात? सेम चीज है हमारी साउदर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न में कितने को हो रही है, लेफ्ट को हो रही है। अब आप इस साइड को फेस करके खड़े हो तो लेफ्ट में होंगी, इस साइड को खड़े हो तो इधर होंगी, है ना। जैसे ये डिस्टेंस दिखाया गया है, कोरियोलिस फोर्स स्पीड, देखो यहाँ पे स्पीड कितनी है 0 किलोमीटर, और यहाँ पे कितनी है 800 किलोमीटर, यहाँ पे 1400, यहाँ पे 1600, या स्पीड बढ़ती जा रही है यहाँ पे, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स के ड्यू टू जो स्पीड बढ़ती है, रोटेशन की स्पीड, वो अर्थ की रोटेशन की स्पीड है, ठीक है। अभी जो हमारा नेक्स्ट है प्रेशर एंड विंड। जो हमारी प्रेशर और विंड्स है ना, उनकी वजह से जो वेलोसिटी और डायरेक्शन पे अफेक्ट पड़ता है विंड के। द विंड सर्कुलेशन अराउंड अ लो इज कॉल्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन। ये आपको याद रखने हैं नाम। द विंड सर्कुलेशन अराउंड अ लो इज कॉल्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन। और हाई के अराउंड करेंगे तो क्या बोलेंगे, साइक्लोनिक, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ठीक है। देखो ये रहा, ये कन्वर्जेंट लो है, इधर से एक आई और इधर से लो प्रेशर एरिया आई, तो क्या हुआ, ऐसे ऊपर उठी। ऊपर उठने के बाद क्या हुआ, ये डाइवर्जेंट हुई, है ना। ये इधर को गई, ये इधर को गई। लो प्रेशर पे क्या हो रही है, कन्वर्जेंट हो रही है। अब देखो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है तो कौन सा एरिया होगा, लो प्रेशर होगा। अब यहाँ पे डाइवर्जेंट हो रही है तो हाई होगा, ये सरफेस पे होंगी। अगर सरफेस पे क्या है, हाई प्रेशर बना हुआ है तो हवाएं कहाँ होंगी, ऊपर से नीचे को आएंगी, ठीक है। और अगर सरफेस पे नीचे, सरफेस पे लो प्रेशर एरिया बना हुआ है ना, तो हवाएं ऐसे जाएंगी बाहर को। ये कौन से बन गए, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन वाला प्रेशर। यहीं से सारी बातें क्रिएट हो जाती हैं कि किस तरह का कन्वर्जेंस बन रहा है जिसकी वजह से साइक्लोन या एंटी साइक्लोन क्रिएट होगा। क्लियर? अभी आप ये देखो, तो ये हमारे डोल्ड्रम है, 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, ये इक्वेटर हमारा 0 डिग्री, है ना। अभी हमने कोरियोलिस, ये विंड देख रहे हैं आप, ये कोरियोलिस फोर्स के कारण ही क्या हो रही है, ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है। इसे बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। ये हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ठीक है। ये क्या है, वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज क्यों है, क्योंकि इनके लिए ये वेस्ट से आ रही है, ऐसे रिफ्लेक्ट और डिफ्लेक्ट हो रही है ना, ठीक है। और ये कौन सी है, ये ईस्टर्लीज है, क्योंकि ये ईस्ट साइड से, ईस्ट डायरेक्शन से ऐसे आ रही है। देखो अगर विंड का डायरेक्शन ऐसे है ईस्ट को तो वो होगी वेस्टर्लीज, और अगर ऐसे है ना वेस्ट को तो वो होगी ईस्टर्लीज, क्योंकि हमेशा उस डायरेक्शन को कंसिडर किया जाता है जहां से वो विंड ओरिजिनेट हो रही है, जिस तरफ से हमारे पास आ रही है उस तरफ से नहीं होगा जहां पे हम है। क्लियर हुई बात, है ना। अभी क्या होता है, देखो यहां से क्या हुआ, लो प्रेशर बना, चीजें ऊपर को उठी। देखो आपने क्या बात की, ये देखो ध्यान से देखो इसको, लो प्रेशर बन रहा है ना तो चीज क्या हो रही है, कन्वर्जेंट हो रही है, यानी कि आपस में से मिल रही है और ऊपर उठ रही है। अब यहाँ देखो ये दोनों मिली और ऊपर को उठ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर एरिया होगा, ठीक है।
ऊपर उठने के बाद ये जब ऐसे मूवमेंट कर रही है भाई, इधर को भी गई और इधर को भी गई, तो यहाँ पे जाकर क्या हुई है, ठंडी हुई है ना। ठंडी होने के बाद एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, तो जब नीचे को जा रही है तो हाई प्रेशर जोन होगा ना, ठीक है। अब दोबारा से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से भी ऊपर उठ रही है, यहाँ से भी ऊपर उठ रही है, तो ये लो प्रेशर होगा। लेकिन पोल पे क्या हो रही है, नीचे आ रही है, तो ये पोलर हाई होगा। क्लियर है। अभी कुछ सेल होती है हमारी, हार्डल सेल, फेरल सेल और पोलर हाई सेल, इनके बारे में ना अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए जो हमारी हार्डल सेल हैं, ये क्या होती है, द लो एल्टीट्यूड ओवरटर्निंग सर्कुलेशन दैट हैव एयर राइजिंग एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे जो एयर राइजिंग हो रही है ना ऊपर को, और देखो इक्वेटर से ऊपर उठ रही है और 30 डिग्री पे जाके सिंक हो रही है। सिंक इन द सेंस अभी वही ऐसे उठ के आई, ये 30 डिग्री पे जाके ऐसे गिर रही है, इधर भी यहाँ पे 30 डिग्री पे जा गिरी है ना। अब अर्थ को जब भी स्टडी करना हो ना, तो आप इसके जितने हाफ को कर लो स्टडी, बाकी पे भी सेम फोर्स अप्लाई होता है। क्लियर बात है ना, सारे फैक्टर एज इट इज अप्लाई होंगे। इक्वेटर से उठ रही है, 30 डिग्री पे सिंक कर रही है, 30 डिग्री लैटिट्यूड पे सिंक कर रही है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेड विंड्स इन द, ये बात याद रखनी है आपको, ट्रेड विंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है 30 डिग्री लैटिट्यूड ईस्टर्लीज ट्रेड विंड्स, दी ट्रॉपिक एंड कंट्रोल लो लैटिट्यूड वेदर। ये हार्डल सेल, कौन सी हमारी हार्डल सेल, ये वाली जो 30 डिग्री पे मीट कर रही है, यानी कि डाइवर्जेंट कर रही है, एक दूसरे से आके ऐसे मिल रही है, ठीक है, कन्वर्जेंट जो एक दूसरे से दूर जा रही है। उसके बाद हमारी फेरल सेल इन द मिडल एटीट्यूड, मिडल एटीट्यूड कहाँ है यार, मिडल एटीट्यूड, ठीक है। इन द मिडल एटीट्यूड द सर्कुलेशन इज दैट ऑफ सिंकिंग कोल्ड एयर दैट कम्स फ्रॉम द पोल्स। देखो पोल से आ रही है ना, ये पोल से एयर आ रही है, ठीक है। एंड द राइजिंग वार्म एयर दैट ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई, कहाँ है हमारे सब ट्रॉपिकल हाई, ये रहा सब ट्रॉपिकल हाई, ये रहा, ठीक है। एट द सरफेस दीज विंड आर कॉल्ड वेस्टर्लीज, सॉरी हार्डली को नहीं, फेरल सेल के जो एयर होती है ना उनको बोलते हैं वेस्टर्लीज, क्योंकि ये क्या है सरफेस पे इनको बोलते हैं वेस्टर्लीज। ये देखो वेस्ट से आ रही है ना ऐसे। क्लियर हुई बात। अभी हम बात करते हैं पोलर सेल की। एट पोलर लैटिट्यूड द कोल्ड डेंस एयर सबसाइड नियर द पोल एंड ब्लो टुवर्ड्स मिडिल लैटिट्यूड। देखो पोल से आ रही है ना, मिडिल लैटिट्यूड की तरफ को ऐसे आ रही है, ये इनको बोलते हैं पोलर हाई, पोलर सेल, ठीक है, और पोलर ईस्टर्लीज। जो पोल से आ रही है वो ईस्टर्लीज है, जो फेरल सेल है वो वेस्टर्लीज है, जो हार्डली है वो ईस्टर्लीज। क्लियर हुई बात। सेल के बारे में बात क्लियर हुई, कौन सी कैसे सेल होती है, कैसे वर्क करती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सीजनल विंड। देखिए ये क्या होती है, ये तो होती है परमानेंट विंड, ये तो हमेशा चलती रहेंगी क्योंकि इंसुलेशन ऑलवेज वर्क करेगा। लेकिन जो हमारी लोकल विंड होती है ना, या सीजनल विंड होती है, ये वो क्या होती है, उन पर अफेक्ट डालते हैं डे टू डे वेदर फिनोमिना, दैट इज द पैटर्न ऑफ विंड सर्कुलेशन इज मॉडिफाइड इन डिफरेंट सीजन, ठीक है। जो समय समय के हिसाब से, जैसे गर्मियों में लू चलती है ना, सर्दियों में क्या चलती है, सर्दियों में वे चलती हैं शीतलहर टाइप चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, कभी गर्म चलती हैं, वे होती हैं सीजनल विंड। लेकिन जो कुछ ऐसी होती हैं जिनके बारे में अब तक हमने बात की, वे होती हैं परमानेंट विंड। ये होती है ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ रीजन ऑफ मैक्सिमम हीटिंग प्रेशर एंड विंड। जो हमारा ITC-Z होता है ना, वो मूवमेंट करता है जब, उसकी वजह से ये सीजनल विंड पे अफेक्ट डालता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं लोकल विंड की। लोकल विंड सॉरी, लोकल विंड इन द सेंस जो पर्टिकुलर रीजन में या पर्टिकुलर नेशन में चल रही है ना, सिर्फ वहीं पे चल रही है, बाकी और कहीं पे नहीं चल रही। जैसे होयन इसको बोलते हैं, एल्प्स यूरोप वाले एरिया में चलती है, सिरोको नॉर्थ कोस्ट ऑफ अफ्रीका, चिनूक रॉकीज माउंटेन रेंज पे चलती है नॉर्थ अमेरिका। चिनूक क्या है, चिनूक हेलीकॉप्टर भी तो है हमारा। लू थार डेजर्ट इंडिया, देखिए इंडिया वाले रीजन में चलती है जो थार डेजर्ट। मिस्ट्रल मेडिटेरियन सी इन फ्रांस, फ्रांस में चलती है। बोरा मेडिटेरियन सी इन इटली। ऐसी और भी हैं, बाकी आप अपने लेवल से याद कर लेना, थोड़ी 5, 10, 12 और याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाता है। अब इनके सॉरी, अब इनके मेन फंक्शन क्या है, दे ब्रिंग रेन, ये बारिश लाती हैं, विच इज इसेंशियल फॉर द रिपनिंग ऑफ द फ्रूट्स ग्रोइंग इन सराउंडिंग एरियाज। जब हम इंडियन क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम पढ़ेंगे कुछ के बारे में, जैसे काल बैसाखी, चेरी ब्लॉसम, है ना, इस तरह की कुछ हवाएं होती हैं जो फसलों को पकने में हेल्प करती है, दैट इज लोकल विंड। ऑन शोर विंड्स आर क्रिएट व्हेन वार्म एयर राइज ओवर लैंड, ठीक है। द आउटकम ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स रिप्लेसिंग लार्ज रिजर्वेशन दैट आर क्रिटिकल फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड पावर जनरेटिंग अक्रॉस द कंट्री। जो विंड सर्कुलेशन के थ्रू पावर जनरेट करते हैं ना, ये उसमें भी हेल्प करती हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए चिनूक कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में फ्लो कर रही है,
एरी, ये नॉर्दर्न, ठीक है, नॉर्थ में ये पैम्पीरो, ठीक है, ये रिमिस्ट्रल, ये फोयान, ये लिवेंटर, ये हेल्म, ये बोरो, है ना, ये आप बहुत सारी हैं, देख लेना, ठीक है। अभी हम बात करते हैं लैंड एंड सी ब्रिज। देखिए एक फंक्शन होता है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी कि भाई क्या होगा, ये जो डे है हमारा, ये लैंड है, ये जल्दी गर्म होगा और ये आराम से गर्म होगा, मतलब धीरे धीरे गर्म होगा। तो हवा गर्म हुई ऐसे, देखिए क्या होता है, एक चीज याद रखनी है आपकी, डे में कैसे फ्लो करेगी एयर टू द ओशियन, दिन में ऐसे समुद्र की तरफ को चलेगी, लेकिन रात में क्या होगा, समुद्र से आएगी। क्लियर है, क्योंकि ये क्या होगा, ये ठंडा भी जल्दी हो जाएगा और ये ठंडा जल्दी होगा तो भारी होगा, है ना, लेकिन वहां से जो हल्की होगी ना वो ऐसे आएंगी और ये ऐसे जाएंगी। क्लियर हुई बात ये। कूल लैंड ब्रीज, रात में ठंडी हवा इधर को चलेंगी और दिन में गर्म हवा इधर को चलेंगी। अभी जो वैली वाला होता है ना, वैली एंड माउंटेन ब्रिज, ये थोड़ी अलग होती है। एक होती है एनाबैटिक विंड जो दिन में चलती है, दिन ये रहा ना एनाबैटिक विंड, दिन में क्या हो रहा है देखो, ये हवा गर्म हो रही है ना, वार्म एयर ये ऊपर उठी, इधर से भी वार्म एयर ऊपर उठी। भाई जब ये वार्म एयर ऊपर उठी तो नीचे जो खाली जगह बची उसको भरने के लिए क्या होगा, कोल्ड एयर ऐसे आएगी, यहाँ से भी कोल्ड एयर ऐसे आएगी। वार्मिंग माउंटेन्स, ये प्रोसेस चलता रहता है, इसको बोलते हैं एनाबैटिक विंड, जो कि दिन में चलती है लेकिन रात में इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, ठीक है, रात में इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। जैसे वार्म एयर ऐसे उठ रही है, कूल एयर ठंडी हवाएं आएंगी साइड से, इसको बोलते हैं द कूल एयर ऑफ द हाई प्लेट्यूज एंड आइस फील्ड ड्रेन इनटू द वैलीज इज कॉल्ड कैटाबैटिक विंड, है ना, जो दिन में चलती है उनको बोलते हैं एनाबैटिक, जो रात में चलते हैं उनको बोलते हैं कैटाबैटिक, ठीक है। अब ये होता है वार्म फ्रंट, फ्रंट आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग साइक्लोन, ये साइक्लोन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिकली ना। देखिए जो हमारे वार्म फ्रंट होते हैं ना, ये कैसे क्रिएट होते हैं भाई, ये वार्म एयर मास है, ये कोल्ड एयर मास है, ठीक है, ये क्लाउड के टाइप लिखे हुए हैं, ठीक है, ये विंड का डायरेक्शन है। देखो ये मॉडरेट प्रेसिपिटेशन, यहाँ बारिश पड़ेगी कब पड़ेगी, जब वार्म फ्रंट कूल एयर मास की जगह पे आ जाएगा या उसकी जगह को भरने की कोशिश करेगा या उससे मिल जाएगा। जब गर्म और ठंडा मिल जाते हैं ना दोनों, तो वहाँ पे क्या होगी, भारी बारिश होगी, ठीक है। और बारिश करने के लिए कौन से क्लाउड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, निम्बोस्ट्रस, निम्बोस्ट्रस ये होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन। क्लियर है, ये वार्म फ्रंट हुआ, इसके अपोजिट होगा कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट में क्या होगा, अ कोल्ड फ्रंट इज द लीडिंग एज ऑफ अ कोल्ड एयर मास। कहाँ पे है हमारा कोल्ड एयर मास, ये कोल्ड एयर मास, इसका कौन है, ठीक है, दैट इज पुशिंग इनटू ए वार्म एयर मास। देखिए कोल्ड हल्का होता है ना, ये इसको ऐसे पुश करेगा वार्म एयर मास को। द डेंस कोल्ड ड्राई एयर मास पुशेस अंडर द वार्म एयर मास फोर्सिंग इट टू राइज एंड कंडेंस। क्या होगा, ये दोनों टकराएंगे भाई, ये इसको ऐसे फोर्स करेगा, ये इसको ऐसे फोर्स करेगा, तो कंडेंसन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, है ना। उससे क्या होगा, बादल जो मतलब प्रोसेस होगा वाटर का, कंडेंस हो जाएगा और वो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे भी हैवी प्रिसिप्शन होगा। ये ध्यान रखना है, जो हमारा जब हमारा वार्म फ्रंट टकराएगा कोल्ड फ्रंट से तो क्या होगी, मॉडरेट प्रिसिपिटेशन यानी कि नॉर्मल बारिश होगी। लेकिन जब हमारा कोल्ड फ्रंट बनता है ना तो होती है हैवी प्रिसिपिटेशन, यानी कि बारिश हैवी होती है। और बेसिकली कब आती है, 4 PM समथिंग ही आती है। जैसा अभी आपने गर्मियों के टाइम पे देखा होगा, मानसून के सीजन पे देखा होगा, मैक्सिमम जो बहुत तेज बारिश आती है ना वो 4 बजे के आसपास ही आती है ना, क्योंकि तब तक क्या होता है, जो हमारी हीट होती है ना वो मैक्सिमम, सॉरी हमारी जो अर्थ होती है ना वो मैक्सिमम हीट हो चुकी होती है, ठीक है, तब जाके कोल्ड फ्रंट वाली सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट होती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं रेनफॉल की। रेनफॉल कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले आता है हमारा कन्वेक्शनल रेनफॉल ना। कन्वेक्शनल रेनफॉल सेम होता है, मतलब कुछ कुछ फंक्शन बिल्कुल ऐसे होते हैं कोल्ड फ्रंट वाले, सेम कंडीशन यहीं पे अप्लाई हो रही है। कैसे हो रही है, ये इधर से इवोपरेशन हुआ, है ना, इवोपरेट हो गए, इधर ऐसे क्या हुई, यहाँ पे ठंडी हुई, कंडेंसन हुआ, क्लाउड बने, ठीक है। अब यहाँ से तो ये आई ठंडी होकर, लेकिन नीचे से जो जा रहे हैं ना ऐसे गर्म, जो गर्म एयर जा रही है, मतलब वार्म एयर जा रही है, वो वहाँ पे जाके मीट होगी, तो क्या होगा, ऐसे बादलों में जो है
ये फॉर्म तो हो चुके हैं दोनों, कंडेंस हो चुके हैं काफ़ी, तो इवोपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से भी इवोपरेशन हो रहा है, यहाँ से भी इवोपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो अरे जब ठंडे गर्म मिलते हैं तो सीधी सी बात है वहाँ पे बारिश होगी, ठीक है। ये होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो प्रोसेस होता है जैसे समुद्र से पानी उठाया इधर डाल दिया, समुद्र से पानी उठाया इधर डाल दिया, क्लियर बात है। ये होता है इवोपरेशन रेनफॉल, सॉरी कन्वेक्शनल रेनफॉल। एक होता है हमारा ओरियोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, यानी कि एक ओरियोग्राफिक जिसमें क्या होता है, एक माउंटेन है, इधर से क्लाउड आ रहा है फुल्ली मॉइस्चर लेके, ठीक है, इधर से आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो ऐसे माउंटेन से टकरा के अपना सारा मॉइस्चर वहीं रिलीज कर देता है, ठीक है। तो माउंटेन की जो ये वाली साइड है ना उसको बोलते हैं रेंज शैडो रीजन, ठीक है। जो हमारे वेस्टर्न घाट पे जो माउंटेन है ना वो उसके इधर वाला एरिया तो सारा क्या है, रेन शैडो रीजन है, लेकिन इस वाले एरिया पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। उसका मेन रीजन ओरियोग्राफिक प्रेसिपिटेशन है, जिसकी स्टेज 1 क्या है, वोम वीट एयर पोस्ट टू राइज ओवर हाईलैंड, यहाँ से ऐसे ऊपर उठाएंगे इसको, ये गर्म हवाएं इसको, जो वोम एयर है ना उसको ऊपर उठा देंगे, ऐसे कंडेंस हो चुकी है जो। एज द एयर राइज इट कूल्स एंड कंडेंस, जैसे जैसे हवा ऊपर उठती जाएगी ना वो ठंडी होती चल जाएगी और कंडेंस होती चल जाएगी, क्लाउड बनने स्टार्ट होंगे और प्रिसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा उसमें। तीसरी स्टेज में क्या होगा, दी ड्रायर एयर डिसेंड एंड वॉर्म, जो ठंडी हवा थी वो गर्म होगी और डिसेंड यानी कि ऐसे नीचे बैठने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या होगा, बीच में क्या रहा है, माउंटेन आ रहा है, तो ये इससे टकरा के क्या होगा, अपना सारा जो भी मॉइस्चर है वहीं पे रिलीज कर देंगे, क्लियर है बात। यानी कि माउंटेन के एक पार्ट को मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव होगा और एक पार्ट को जीरो रिसीव होगा, क्लियर हुई बात। देखो ये फ्रंट है, ये वार्म एयर फ्रंट, ये cool। ये जब दोनों मिल रहे हैं ना तो ट्रोपोस्फेयर पे तक के लेवल पे जा रहे हैं और फिर हैवी प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं, यानी कि बारिश हो रही है इसकी वजह से। ये एक फ्रंट का एग्जाम्पल। द नेक्स्ट बात करते हैं साइक्लोन की। देखिए साइक्लोन में क्या था, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। डेवलपमेंट 0 आवर्स, मैच्योर 24 आवर्स और डिस्पैचिंग 48 आवर्स। तो में क्या होता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या हो, ये कोल्ड फ्रंट है ना, ये वार्म फ्रंट है, ये मिले है ना, सरफेस विंड फ्लो, सरफेस विंड ऐसे फ्लो कर रही है, ये आपस में टकराई तो क्या हुआ, जो प्रेसिपिटेशन वाली कंडीशन थी वो फिर से दोबारा क्रिएट हुई, है ना। दोबारा क्रिएट होने के बाद वहाँ पे साइक्लोन वाला उन्होंने फुल्ली प्रोसेस बना दिया, ठीक है। देखिए अब इसमें बात करते हैं ये फॉर्म होता कैसे है। देखिए हाई ह्यूमिडिटी एंड ओशन टेम्परेचर ऑफ ओवर 26 डिग्री और मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, ये आपको फैक्ट याद रखना है कि हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और 26 डिग्री टेम्परेचर एटलीस्ट होना चाहिए ट्रॉपिकल स्टॉर्म को फॉर्म होने के लिए। देखो ये वार्म एयर ऐसे उठ रही है ऊपर, ये ठीक है, और ये कूल एयर ऐसे फ्लो कर रही है। लेकिन क्या हुआ, ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट ये ऐसे मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ये ऐसे घूमने लगी, है ना। ऐसे घूमते घूमते क्या हुआ, देखिए व्हाट एवोपरेट फ्रॉम द ओशियन सरफेस एंड कम्स इनटू कांटेक्ट विद अ मास ऑफ कोल्ड एयर फॉर्मिंग क्लाउड, बादल बने, ठंडी और गर्म हवा मिली, बादल मिले। फिर उसके बाद क्या हुआ, अ कॉलम ऑफ लो प्रेशर डेवलप एट द सेंटर, सेंटर पे क्या हुआ, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, ठीक है। लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो क्या होगा, ऊपर से चीजें ऐसे आएंगी उसको फिल करने के लिए, विंड फ्रॉम अराउंड द कॉलम, इसके चारों तरफ से उसको भाई यहाँ पे क्या हुआ, लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो इसके आसपास ऐसे विंड फ्लो कर रही है तो क्या होगा, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी ना इसको फिल करने के लिए, इस तरह का कुछ सिस्टम बन जाएगा। तो क्या होगा, ऐसे घूमना स्टार्ट कर देंगे स्पाइरल वे में, है ना। उसके बाद क्या होगा, एज प्रेशर इन द सेंटर कॉलम, उसको बोलते हैं आई, बहुत कमजोर है, द स्पीड ऑफ विंड्स अराउंड इट इंक्रीज, क्या होगा, धीरे धीरे ये इनकी स्पीड जो है वो बहुत बढ़ती चल जाएगी, ठीक है। उसी को बोलते हैं मैच्योर स्टेज या रिस्पेक्टिव स्टेज या बिगिनिंग वाली स्टेज। शुरू में ये बिगिनिंग स्टेज है, ये थोड़ा मैच्योर हुआ और यहाँ पे फुल्ली डेवलप हो चुका है, एक साइक्लोन कंप्लीटली बन चुका है। इसमें कैटेगरी क्या है, मान लेते हैं मिनिमम डैमेज कर रहा है, जो विंड फ्लो करनी है 119 टू 153 किलोमीटर। दूसरी कैटेगरी है मॉडरेट, कि चलो थोड़े मोटे पेड़ जो है छोटे मोटे वो उखाड़ दिए, जो 150 से 177 किलोमीटर। फिर है हमारी एक्सटेंसिव डैमेज, जिसमें है 178 से 208 किलोमीटर तक की स्पीड, विंड की स्पीड की बात चल रही है, यानी कि ये जो चलती है ना ये इसके आसपास की वॉल, इसको बोलते हैं वॉल, ये सबसे खतरनाक होती है। जिस एरिया से ये टकरा गई ना वॉल, ये उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि इनकी स्पीड इतनी तेज है, अंदर इसके सेंटर में लो प्रेशर बनने की वजह से उसको फिल करने के लिए मरी जा रही है बिल्कुल, ठीक है। और इनके साथ जो भी मिलेगा ये उसको भी खींच के ले आएंगे, ठीक है। लेकिन इनके जो
आई का सेंटर होता है ना वो बिल्कुल कॉम एरिया होता है, बिल्कुल शांत, वहाँ पे कोई हलचल नहीं, लेकिन उसके चारों तरफ पूरी दुनिया तबाह हो रही होती है। क्लियर बात हुई? देखो ये साइक्लोन का ना एक सैटेलाइट इमेज है, देखो ये इसकी आई, ये वॉल है ना, यहाँ पे क्या बना हुआ है, लो प्रेशर बना हुआ है, तो इसको भरने के लिए क्या है, ये देखो ये प्रेशर है, ये मरा, ये बेसिकली ऊपर ये सारा क्लाउड है, ठीक है, ये सब क्लाउड्स हैं, ये लग रहा होगा कि समुद्र से मिला हुआ है, लेकिन ये समुद्र से काफ़ी ऊंचा उठा हुआ है, ठीक है। जब सैटेलाइट से इतनी क्लोज इमेज आई है, अब तो आप सोचो कितना ऊपर हुआ है। देखो ये रहा सेम चीज, विंड इंक्रीज इन, देखो ये क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर जोन बना, ये आई बनी, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल साफ आसमान देख सकते हैं, बिल्कुल, क्यों? क्योंकि आप ऐसा मान के चलो कि आप ना एक बिल्कुल ऐसे, तो ऐसे मान लो बिल्कुल गोल इसके अंदर खड़े हो, जो भी कुछ हो रहा है ना आपके चारों तरफ चल रहा है, आपके चारों तरफ ऐसे राउंड राउंड घूम रहा है। विंड रोटेट्स आउटवर्ड्स एट लूप, ये बाहर ऐसे लूप में घूमने स्टार्ट कर देंगे, ऐसे आएंगी, देखो ये देख रहे हो ना आप, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, ठीक है। क्लाउड जो होते हैं उनकी हाइट होती है अप टू 15 किलोमीटर, ये देख रहे हैं ना आप, ये अप टू 15 किलोमीटर तक हाइट है इनकी, ठीक है। ओशन टेम्परेचर अबाउट 26 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, ताकि इनको क्या हो, कॉन्टिन्यूस एक मॉइस्चर मिलता रहे डेवलप होने के लिए, ठीक है। विंड्स इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एट द आई वॉल, यहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि ये सबसे डिस्ट्रक्टिव होती है, जहाँ से इनकी वॉल टकराई ना, नो मान के चलो वो तो मतलब एरिया बर्बाद है। और जो ये एरिया है ना, इसने कवर किया हुआ है अपने दोनों तरफ, है ना, एक तरफ का जो एरिया है ना इसका 1000 किलोमीटर तक का हो सकता है आई से, है ना। तभी ऐसा क्या होता है कि किसी दूसरे देश में तूफान आ रहा होता है और हमारे बहुत सारे, अभी कोई पीछे भी तो हुआ था ना जब वो आया था, कौन सा वाला साइक्लोन आया था, है ना, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, आप में से किसी को याद हो तो, अभी आया था, उसकी वजह से क्या हुआ था, लगभग 10 से 15 दिन तक यहाँ पे डेली बारिश हो रही थी और कंटिन्यूस बारिश चल रही थी। वो क्यों चल रही थी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं तक उसके इस वाले रीजन में भी आ रहे होंगे ना 1000 किलोमीटर तक, तो भी यहाँ पे बारिश होगी। देखो ये बारिश हो रही है ना, रेन बैंड्स, ये रेन बारिश बारिश हो रही है, कि क्यों हो रही है, ये आ रहे हैं, ये यहाँ से मॉइस्चर उठा रहे हैं, बीच से ऐसे इसमें घुमा रहे हैं और अपने चारों तरफ ऐसे फैला रहे हैं। इसको आप ऐसे समझो जैसे दीपावली पर आपने वो चलाया है, उसको बोलते हैं आई थिंक चक्री बोलते हैं, चरखी, जो भी कुछ बोलते हैं, ऐसे ऐसे होती है वो बनी हुई, है ना, उसमें यहाँ से उसमें आग लगाओ और वो बहुत तेज घूमती है ना। सेम प्रोसेस आप उस पर अप्लाई कर दो साइक्लोन पे, उसको मानो साइक्लोन, और जो उसके बिल्कुल बीच वाला पोर्शन होता है ना, जहाँ से वो टिकी होती है, वो हुई आई, और उसके चारों तरफ जो वो ऐसे दूर दूर तक चिंगारियाँ फेंक रही है ना, वो है बारिश, यानी कि ये वाला एरिया जो बनाया हुआ है ना उसने, वो चिंगारी वाला एरिया, उसको वो सब चीज़ क्रिएट करने के लिए मिल कहाँ से रही है ये चीज़ें, उसमें तो पहले से लोडेड है, लेकिन साइक्लोन को कहाँ से मिल रही है, ओशन से मिल रही है, ओशन से मॉइस्चर उठा रहा है और वहीं पे बरसा रहा है, ठीक है। ये एक प्रोसेस क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट हो जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सर्ज इन साइक्लोन सेंटर कोज बाय इंक्रीज सी लेवल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड, इसका लेवल भी अप हो जाता है, क्योंकि एक तरह से एक वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना, प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो हाई प्रेशर को बढ़ने के चक्कर में लगे हुए ना जबरदस्ती, ये वार्म मॉइस्ट एयर राइज एंड इट पुल टूवर्ड द सेंटर, भाई यहाँ से आएगी और टूवर्ड सेंटर की तरफ को खींची चली जाएगी, लेकिन क्या होगा यहाँ डेंस जो में एक ये टाइप होता है सीरियस क्लाउड का, ये वाले क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पे, हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड इन द आई वॉल, आई की वॉल ना हैवी रेन होगी यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग विंड होगी। क्लियर हुई बात, साइक्लोन में कहाँ कैसे क्या होता है। अभी दो तरह के साइक्लोन होते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक टेम्परेट साइक्लोन या एंटी साइक्लोन बोलते हैं जिनको, ठीक है। ये कहाँ होंगे, ये फाउंड इन ट्रेड विंड बेल्ट, ये आपको ना याद रखने इसके जितने भी फैक्टर हैं, ट्रेड विंड बेल्ट में डेवलप होंगे 8 to 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन देख लो, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन पे ही क्रिएट होंगे सारे, 8 to 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, बट नॉट फाउंड बिटवीन 0 to 8 डिग्री, लेकिन 0 से 8 डिग्री तक क्रिएट नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखनी है, 8 के बाद ही स्टार्ट होंगे। एज देयर इज नो कोरियोलिस फोर्स, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई कोरियोलिस फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है तो शुरू में वो लो प्रेशर जोन बनने से पहले ये विंड ऐसे सर्कुलेट कैसे होंगी, गोल गोल कैसे घूम पाएंगी, भाई अगर ये गोल गोल ऐसे नहीं घूमेंगी तो साइक्लोन कैसे क्रिएट होगा, और ये गोल गोल कब घूमेंगी, जब कोरियोलिस फोर्स अप्लाई होगा, तो जहाँ पे कोरियोलिस फोर्स ही 0 है वहाँ पे ये साइक्लोन कैसे डेवलप हो सकता है, ठीक है। इट ट्रेवल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये बात ध्यान रखने की, ईस्ट साइड से वेस्ट साइड में जाएगा ये ईस्टर्ली बेल्ट, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स के बारे में हमने बात की ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये चलता है, जैसे जैसे वो विंड की डायरेक्शन होगी ना उस हिसाब से मूवमेंट करेगा।
ट्रॉपिकल साइक्लोन आर मच स्मॉलर, ये छोटे होते हैं इनके मुकाबले, टेम्परेट साइक्लोन के मुकाबले, विद डायमीटर डायमीटर ऑफ अबाउट 200 to 500 किलोमीटर। ये 2000, ये 200 है, ये 200 से 500 किलोमीटर तक होंगे। ये देखो, ये होता है इनका कवर एरिया, यानी कि ये 200 से 500 बस इतना होगा ये। लेकिन जो ये है ना हमारा टेम्परेट साइक्लोन, ये कितना होगा, 300 से 1500 किलोमीटर तक होगा। दे आर इन नॉन फ्रंटल इन नेचर। फ्रंट के बारे में हमने अभी बात की थी ना कि वार्म एयर फ्रंट और कोल्ड एयर फ्रंट जब आपस में मिल जाते हैं तब वो क्रिएट होते हैं। लेकिन ये क्या है, नॉन फ्रंटल है। इट्स फ्रॉम ओनली ओवर द ओशियन ओनली इन समर। ये क्या होगा, सिर्फ गर्मियों में बनेगा और सिर्फ ओशन लेवल पे ही बनेगा। क्योंकि क्या होगा, जो टेम्परेचर इफेक्ट डाल लेगा इस पर, सिर्फ टेम्परेचर में वेरिएशन होने की वजह से ये बेसिकली डेवलप होगा। इट डज नॉट हैव डेफिनिट लाइफ स्टाइल, यानी कि इसकी कोई ना एक फिक्स लाइफ स्टाइल नहीं है भाई। जब तक इससे क्या होगा, जब तक इन्हें ऐसे मान के चल रहे हैं भाई, जब तक इनको ना यहाँ से मॉइस्चर मिलता रहेगा ये चलते रहेंगे। आप इनको क्या करो, जैसे मूवमेंट कर रहा है ये हमको पता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा ना कि भाई ओशन की किसी एक, ये देखो कहाँ गया मैं, ये देखो, जैसे ऐसा तो कभी नहीं होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पे मूवमेंट करता रहेगा। अभी यहाँ है, कुछ टाइम बाद यहाँ होगा, कुछ टाइम बाद यहाँ होगा। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये ओशन से बिल्कुल हट जाएगा और लैंड पे चला जाएगा। लेकिन वो अलग बात है, जो हमारे उसके बाउंड्री वाले इलाके होंगे ना, उनको तो तबाह कर देगा। डिपेंड करता है उसकी कितनी स्पीड है। बिपरजॉय, हाँ बिपरजॉय आया था ना अभी, बिपरजॉय नाम याद आया मेरे, बिपरजॉय जो आया था उसकी वजह से बारिश होती रही थी अभी काफ़ी टाइम तक यहाँ। तो क्या होता है, ये जैसे ही लैंड पे आएगा ना, इसको मॉइस्चर मिलना बंद हो जाएगा ना। अब आपने किसी की पावर सप्लाई ही काट कर दी, तो क्या वो आगे और कैरी कर पाएगा अपनी चीज़ों को, या मूवमेंट हो पाएगा उसका, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा जैसे ही लैंड पे आएगा। कौन सा वाला, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेम्परेट साइक्लोन की। भाई ये कहाँ से कहाँ तक कर रहे थे, 20 डिग्री तक, ये 30 to 60 डिग्री तक करेंगे। ये सब पोलर फ्रंटल जोन वेयर कोल्ड पोलर एयर मास मीट विद वार्म ट्रॉपिकल मास। ठीक है, यानी कि फ्रंटल वाला आ रहा है इसमें, इसमें फ्रंटल वाला नहीं है। इनका लार्जर एरिया होता है, 300 से 1500 किलोमीटर, इनका होता है 200 से 500 किलोमीटर। ये वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं। ठीक है, इट इज़ फ्रॉम इधर ओवर कॉन्टिनेंट्स और ओवर द ओशन। ये बात याद रखने वाली है भाई, ये कहीं पे भी क्रिएट हो सकते हैं, ओशन पे भी और वहाँ पे कॉन्टिनेंट पे भी। दे कैन फ्रॉम बोथ इन समर एज वेल एज विंटर। ये गर्मी सर्दी कभी भी आ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ समर में आते हैं। इट टेक्स मोर टाइम टू डिस्पेट, इन्हें बहुत, ये इनके मुकाबले ज़्यादा समय लेते हैं ऐसे शांत होने में। ठीक है, क्योंकि इसकी एक डेफिनेट लाइफ स्टाइल है, जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन की नहीं है। है ना, तो उम्मीद करता हूँ आपको इनके बीच का जो क्लेरिफिकेशन है वो अच्छे से हुआ होगा। देखो ये रहा साइक्लोन। साइक्लोन में क्या हो रहा है भाई, लो प्रेशर है ना, तो देखो ये आ रही है आउटसाइड से, ऐसे आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ऊपर उठ रही है और बाहर ऐसे फेंक। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज होगा और साउदर्न में क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, लेकिन जो एंटी साइक्लोन है वो इसके बिल्कुल अपोजिट होंगे। यहाँ पे लो प्रेशर है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर। हाई प्रेशर है तो चीज़ों को ये बाहर को जाएंगी, तो ये ऐसे आएंगी, इसमें ऐसे मूवमेंट होगा एयर का, और इसमें ऐसे मूवमेंट होगा। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाली थ्योरी पढ़ी थी ना हमने, वो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब आप एक बार उसको दोबारा से देखना कि कौन से एंगल पे एयर मास कन्वर्ज होते हैं और कौन से एंगल पे डाइवर्जेंट होते हैं। ठीक है, ये देखो साइक्लोन, लो प्रेशर कन्वर्जिंग एरिया, और एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर डाइवर्जिंग एरिया। समझ में आई साइक्लोन और एंटी साइक्लोन की क्या कंडीशन होती है। अभी एक चीज होती है टोर्नेडो, है ना। टोर्नेडो में क्या होता है, मोस्ट टोर्नेडो फॉर्म फ्रॉम सुपर सेल्स थंडरस्टॉर्म दैट कैन ग्रो टू मोर देन 40,000 फीट। ये होता है टोर्नेडो, ऐसे एक बहुत तेज हवा का झोंका होता है, ये बहुत ऊंचा हो जाए, 40,000 फीट तक हो सकती है इसकी हाइट। ठीक है, winds at different altitude blow at different speed creating wind shear। देखिए इधर से विंड आ रही है, इधर से विंड आ रही है ना, ये एक इधर से अप ड्राफ्ट चल रहे हैं, तो इन्होंने इससे मीट करके क्या हुआ, एक एयर सर्कुलेशन बना लिया, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल स्पिन बना लिया। कौन सा कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ये होता है ना, तो ये क्या कर दिया इन्होंने, एक हॉरिजॉन्टल स्पिन ऐसे बना लिया। ठीक है, फिर क्या होगा, एन अप ड्राफ्ट टाइटनेस द स्पिन स्पीड अप ए फ्यूनल कोन, ये ऐसे बना लेंगे इसको।
इस तरह की ट्यूनियल कोन बनेगी। ये तो व्यू हुआ अप साइड, है ना। अगर हम साइड से देखेंगे तो ऐसे साइड बना लेगा, नहीं ये ऐसे घूमते घूमते इस तरह की कुछ इमेज बना लेगा। रेन कोज फ्यूनल टू ड्रॉ, है ना। यहाँ पे रेन भी बारिश भी हो सकती है, टोर्नेडो आता है जब, है ना। टोर्नेडो बेसिकली आते हैं, आपने डिस्कवरी पे या इंटरनेट पे देखना, अमेरिका में आते हैं मैक्सिमम टोर्नेडो। ऐसे ऐसे क्या होता है, अगर यहाँ पे गाड़ी आ गई ना बीच में, यहाँ पे अगर गाड़ी भी उठाए के ऐसे बीच से लेगा अपने दूर फेंक देगा। सेम होता है साइक्लोन वाला, है ना। वो ओशन पे क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन ये थोड़े कम इंटेंसिटी वाले हैं, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग है, तो ये टोर्नेडो की कैटेगरी में आ रहे हैं। अ टोर्नेडो फ्रॉम व्हेन इट टच टाउन, एक टोर्नेडो जब बनेगा जब ये देखो ऐसे क्या होता है, जो ये एयर सर्कुलेशन बना है ना वो ऊपर बनता है आसमान में, और टोर्नेडो तब बन जाएगा जब वो जमीन से लग जाएगा। जैसे ही जमीन से टच होगा ना वो, तो उसका जो वो ऐसे सर्कुलेशन चल रहा था वो क्या होगा, एक तरह से उसको अर्थ उसको स्टॉप कर देगी। तो एयर मूवमेंट जो आ रहा है ना वो जमीन से चीज़ों को उठाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप इसको ऐसे समझो, एक पंप है ना, पाइप है, वैक्यूम क्लीनर है, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर को आप जब तक हवा में रखोगे कोई इफेक्ट नहीं है, हवा में रखो, हवा आई जा रही है उसमें, इसको ऐसे पंप किए जा रहा है, लेकिन आपने उसको किसी सरफेस पे टच कर दिया, है ना, टिश्यू पेपर रखे हैं उस पर टच किया तो क्या हुआ, टिश्यू पेपर तुरंत उसके अंदर चले गए। ठीक, सेम चीज़ अप्लाई होती है टोर्नेडो पे। टोर्नेडो जब तक हवा में है वो हवा उसको मिल रही है परमानेंट, वो चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो अर्थ से टच हुआ तो अर्थ पे जितनी भी चीज़ें ना उनको उखाड़ के अपने अंदर ले लेगा। जैसे उसमें ट्री हुए, गाड़ी हुए, छोटे मोटे घर हुए, सबको उड़ा के वो अपने अंदर ले लेता है। क्लियर हुई बात टोर्नेडो के बारे में। अभी एक होते हैं हमारे क्लाउड्स, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको याद करने हैं सारे नाम, है ना। देखिए जो हमारे निम्बोस्ट्रस होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेन के लिए, ठीक है। ये देखो यहाँ है ना न्यूमरस, स्ट्रेटो, क्लम्स, फिर स्ट्रेटस, ये हैं लो क्लाउड, जो कि हमारे 6500 एवरेज ग्रेविटेशनल लेवल पे मिलते हैं, है ना। फिर उसके बाद आते हैं मिडिल, तीन कैटेगरीज में, ये हाई वाले हैं, ये मिडिल वाले हैं, और ये लो वाले हैं। अब आपको सिंपल सी बात पता है कि भाई जो हमारे लो लेवल वाले हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं रेन के लिए, ठीक है। तो उसमें निम्बोस्ट्रस जो है मेन क्लाउड है जो रिस्पॉन्सिबल है रेन के लिए। बाकी हमारे लो क्लाउड कौन कौन से हैं, स्ट्रेटोक्लम्स, स्टेटस, मिडिल में कौन से हमारे एल्टोस्ट्रस, एल्टोट्रकमस। देखो ये ना इनके डिजाइन याद कर लेना अपने, कुछ भी निमोनिक बना के ना, ये फेदर टाइप, क्यूरियस, है ना। ये अभी अभी हमने कोई से एक साइक्लोन के बारे में पढ़ा था ना, कि यहाँ पे ऐसे साइक्लोन ने तबाही मचा रखी है और ये यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, है ना। बारिश तो हमेशा निम्न स्ट्रेस ही करेंगे, ये ध्यान रखना है। फिर सिरोस्ट्रेस, है ना, ये सिरोक्लम, ये ऐसे भी होते हैं। ये कौन से, क्यूलोनोमियस, क्यूलोनोम्बियस, इनके नाम याद कर लेना अपने हिसाब से, जैसे भी आप निमोनिक बना पाओ इनका या कोई ट्रिक हो तो इनके नाम याद कर लेना। उनके एक बार जो डिजाइन बने हो ना वो देख लेना, बहुत बार डिजाइन से क्वेश्चन आ जाता है कि उसकी जो आकृति होती है ऐसी होती है, उसको पहचानो, है ना। वो आपसे पूछ लेगा कि फेदर टाइप कौन सा होता है, तो सीरस। कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेन के लिए, निम्बोस्ट्रस। तो ये था हमारा बेसिकली क्लाउड के बारे में। देखो ये कॉमन टाइप ऑफ क्लाउड इन द ट्रोपोस्फेयर, जो हमारे ट्रोपोस्फेयर पे होते हैं, एल्टोस्ट्रेस, सीरस, ये सब चीज़ें ना, ये इनकी डिज़ाइन याद कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था हमारा सारा क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, क्लाइमेट के बारे में हमने इसमें सब कुछ पढ़ा। अभी इंडियन ज्योग्राफी में हम मानसून के बारे में, इंडियन मानसून और इंडिया के क्लाइमेट के बारे में बिल्कुल उसमें अलग वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब अलग क्लास में पढ़ेंगे, जो कि इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट होने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।